नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर आर.पी. बागड़ी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, SPC, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज जो वीडियो है वो बीकॉम पार्ट सेकंड के लिए है, कॉरपोरेट अकाउंटिंग। सर्वप्रथम अपने को मालूम होना चाहिए कि कॉरपोरेट का सिलेबस क्या क्या है, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आज आपको बताऊंगा कि अंशों का निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर्स को इश्यू किस प्रकार से किया जाता है, और शेयर्स को या अंशों का निर्गमन किस प्रकार से करेंगे। तो अंश क्या होता है, अंश किसके लिए किस काम में आते हैं, इस बात करेंगे। सर्वप्रथम तो ये मालूम होना चाहिए कि अंश कौन निर्मित कर सकता है। तो इसके लिए अपने को ज़रूरी है कि कंपनी क्या होती है, क्योंकि कंपनी ही अंशों का निर्गमन कर सकती है। कोई व्यक्ति या कोई इसको इश्यू नहीं कर सकता है। तो सब व्यावसायिक क्रियाओं के संपादन के लिए व्यावसायिक संगठनों में एकाकी स्वामित्व, व्यापार, साझेदारी फर्म, कंपनी, सहकारी समिति आदि अनेक स्वरूप हैं। वृहद आकार वाली व्यावसायिक क्रियाओं के संपादन करने हेतु अत्यधिक पूंजी, विविध विधाओं में कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। इसी के साथ ही जोखिम उठाने की क्षमता, प्रभावी प्रबंधकों की आवश्यकता होती है, और जोखिम के विरुद्ध सीमित दायित्व एवं अतुल वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करने की विशेषताओं के कारण कंपनी संगठन सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ है। यही कारण है कि विकसित देशों के अलावा भारत जैसे विकासशील देश में भी कंपनियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। अब बात करते हैं अपन कंपनी की परिभाषा। कंपनी क्या होती है? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार कंपनी का अर्थ कंपनी अधिनियम 2013 एवं इस अधिनियम के पूर्व के कंपनी कानूनों के अधीन समामेलित कंपनी से है। जो इस कानून के तहत 2013 का जो कंपनी एक्ट है उसके तहत समामेलित है या इसके अधीन समामेलित है कंपनी है, उसे कंपनी कहेंगे। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आपको। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत समामेलित अथवा इस अधिनियम से पूर्व के कंपनी कानूनों के अंतर्गत समामेलित कंपनियां, बीमा कंपनियां, उन प्रावधानों को छोड़कर जो बीमा अधिनियम 1938 एवं बीमा नियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के विपरीत है। बैंकिंग कंपनियां उन प्रावधानों को छोड़कर जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रावधानों के विपरीत है। विद्युत उत्पादन और आपूर्ति कंपनियां उन प्रावधानों को छोड़कर जो विद्युत अधिनियम 2013 के विपरीत है। विशेष अधिनियम के अंतर्गत स्थापित अन्य कंपनियां उन प्रावधानों को छोड़कर जो विशेष अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत है। अन्य कोई निर्गमित संस्था जो किसी वर्तमान लागू किसी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित है तथा केंद्रीय सरकार उनके संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू करने हेतु अधिसूचित या निर्गमित कर दे। आपको अगर एग्जाम में पूछ ले कि कंपनी किसे कहते हैं और कंपनी की परिभाषा, तो कंपनी की परिभाषा आपको सिर्फ छोटी सी देनी है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार कंपनी का अर्थ कंपनी अधिनियम 2013 एवं इस अधिनियम के पूर्व के कंपनी कानूनों के अधीन समामेलित कंपनी से है। बस इतनी सी बात लिखनी है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रकार। सीमित दायित्व अथवा अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली तथा अथवा असीमित दायित्व वाली हो सकती है। ये कंपनियां सार्वजनिक समिति कंपनियां अथवा निजी सीमित कंपनियां, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो सकती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वो करेंगे निजी कंपनी। प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं? प्राइवेट कंपनी सेक्शन 268। निजी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल, बाद वाले में वीडियो में अपन बात करेंगे कि पेड अप कैपिटल क्या होती है, इसके बाद बात करेंगे अपन। तो उसकी जो पेड अप कैपिटल न्यूनतम 1 लाख अथवा उससे अधिक जो भी निर्धारित की जाए होनी चाहिए। कम से कम 1 लाख रुपए उसकी
पूंजी होनी चाहिए वो निजी कंपनी होगी, तथा उसने अपने अंतर्नियम में निम्न प्रावधान कर रखे हैं। निम्न 1 लाख रुपए होनी चाहिए। दूसरे ये प्रावधान है, अपने अंशों का हस्तांतरण करने का अधिकार की मनाही रहेगी। एक व्यक्ति वाली कंपनी को छोड़कर जिसके सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखी हो। इसमें 2-4 अपवाद है, वो है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों ने एक अथवा उससे अधिक अंश संयुक्त रूप से धारित कर रखे हैं, तो ऐसे संयुक्त धारकों को उपयुक्त 200 सदस्यों की गणना हेतु एक ही सदस्य माना जाएगा। ऐसे व्यक्तियों मतलब एक सदस्य ने अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों ने एक अथवा अधिक अंश संयुक्त रूप से धारित कर रखे हैं, तो ऐसे को एक ही यूनिट माना जाएगा, एक ही सदस्य माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो कंपनी की सेवा में, उनके द्वारा कंपनी की सेवा में रहते हुए कंपनी से कंपनी के अंश प्राप्त किए हों, तब उन व्यक्तियों को कंपनी के 200 सदस्यों की गिनती में सम्मिलित किया जाएगा। कंपनी के भूतपूर्व कर्मचारी जिन्होंने कंपनी में सेवा के दौरान कंपनी से अंश प्राप्त किए थे तथा उन अंशों को निरंतर अब तक धारण कर रखा है, तो ऐसा भूतपूर्व कर्मचारियों को कंपनी के 200 सदस्यों की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 और 76 के अनुसार निजी कंपनी जनता से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जमा डिपॉजिट स्वीकार नहीं करेगी और न ही पहले से स्वीकार कर चुकी जमाओं का नवीनीकरण करेगी और न ही जमा स्वीकार करने के लिए निमंत्रण देगी। ये तो होती है आपकी निजी कंपनी। अब एक होती है सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी, सेक्शन 271। जो निजी कंपनी नहीं है वो सार्वजनिक कंपनी है, जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी न्यूनतम 5 लाख रुपए अथवा इससे अधिक होनी चाहिए। निजी कंपनी की 1 लाख और सार्वजनिक कंपनी की 5 लाख होनी चाहिए। इसमें कुछ अपवाद भी है। अब बात करते हैं अपन अंश पूंजी। जो मेन टॉपिक है वो है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है? कंपनी की पूंजी को अंश पूंजी कहते हैं। कंपनी की जो भी पूंजी होती है उसे अंश पूंजी कहते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 284 के अनुसार अंश का अर्थ है कंपनी की अंश पूंजी का अंश जिसमें स्कंद भी शामिल है, स्टॉक भी शामिल है। ये होती है आपकी अंश पूंजी। कंपनी की अंश पूंजी को अंशों में विभाजित होती है। प्रत्येक अंश को एक निश्चित मूल्य होता है, जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये आदि अंश को निश्चित मूल्य को अंश अंकित मूल्य कहते हैं। अब कई बार पूछ लेते हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है, नॉमिनल वैल्यू क्या होती है। कंपनी की अंश पूंजी में अंश का जो मूल्य होता है उसे नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू कहते हैं। अब अंश पूंजी के प्रकार, इक्विटी अंश पूंजी, अधिमान अंश पूंजी। ठीक है, 2 प्रकार की पूंजी होती है। इक्विटी अंश पूंजी अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी की इक्विटी अंश पूंजी से तात्पर्य कंपनी के समस्त अंश पूंजी से है जो अधिनियम अंश पूंजी, अधिमान अंश पूंजी नहीं है। जो अधिमान अंश पूंजी नहीं है वो इक्विटी अंश पूंजी है और जो इक्विटी अंश पूंजी नहीं है वो अधिमान अंश पूंजी है। अधिमान अंश पूंजी अंशों द्वारा सीमित कंपनी के अधिमान अंश पूंजी से तात्पर्य कंपनी की निर्गमित अंश पूंजी इश्यू शेयर कैपिटल के उस भाग से है जिस पर निम्न के संबंध में वरीयता के आधार पर अधिकार है, वरीयता अधिकार है अथवा वरीयता अधिकार होगा। कर मुक्त अथवा कर योग्य लाभांश की स्थायी राशि अथवा स्थायी दर से भुगतान, समापन की परिस्थितियों प्रदत्त पूंजी अथवा प्रदत्त समझी गई पूंजी का पुनर्भुगतान, चाहे प्रदत्त पूंजी का भुगतान स्थायी राशि प्रीमियम अथवा स्थायी दर से प्रीमियम के साथ किया जाए अथवा बिना प्रीमियम के किया जाए, जैसा भी कंपनी के सीमा नियम अथवा अंतर्नियम में वर्णित हो। ऐसी पूंजी अधिनियम अंश पूंजी मानी जाएगी जिन्हें निम्न में से कोई एक अथवा दोनों प्रकार प्राप्त हो। अब अंशों का स्वभाव, अधिमान अंशों का प्रकार, जो कि अधिमान अंशों के प्रकार हो संचय अधिमान अंश, असंचय अधिमान अंश, अवशिष्ट अधिमान अंश और अनिवशिष्ट अधिमान अंश, शोधनीय अधिमान अंश और अशोधनीय अधिमान अंश। कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोई 2 अधिमान अंशों के नाम लिखिए, तो ये आपको लिखने होंगे। अब बात करते हैं अंश पूंजी का वर्गीकरण। तो अंश पूंजी का वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल करेंगे, किसी भी कंपनी के दोनों प्रकार के अंशों की पूंजी मिलकर कंपनी की अंश पूंजी बनती है, इक्विटी अंश और अधिमान अंश। कंपनी के अंश पूंजी को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जाता है, जो कि किस किस श्रेणी में बांटे जाएंगे। तो सबसे पहले यह है अधिकृत पूंजी, अथोराइज्ड कैपिटल। सेक्शन 28
अधिकृत पूंजी अथवा नाममात्र की पूंजी से तात्पर्य ऐसी पूंजी से हैं जो कंपनी के सीमा नियम द्वारा अधिकृत है। अधिकृत पूंजी से अधिक राशि कंपनी निर्मित नहीं कर सकती। यह कंपनी की पूंजी की अधिकतम सीमा का निर्धारण करते। अधिकृत पूंजी का विवरण पार्षद सीमा नियम के पूंजी उपबंध में दिया जाता है। यह पूंजी एक निश्चित राशि अंकित मूल्य वाले अंशों जैसे 1 रुपया, 10 रुपये और 100 रुपये अंकित मूल्य के अंशों में विभाजित हो सकती है। इस पंजीकृत पूंजी रजिस्टर्ड पूंजी भी कहते हैं। जो अधिकृत पूंजी होती है उसी को रजिस्टर्ड पूंजी भी कह सकते हैं। दूसरी है निर्गमित पूंजी। इश्यूड कैपिटल धारा 250 कंपनी ने अधिकृत पूंजी में से जितने अंशों का समय समय पर निर्गमन कर दिया है उन अंशों का अंकित मूल्य के बराबर की राशि निर्गमित पूंजी कहते हैं। इसके बाद होती है अभिदत्त पूंजी। अभिदत्त पूंजी से तात्पर्य निर्गमित पूंजी का वह भाग जो कंपनी के सदस्यों द्वारा धारित किया हुआ है। निर्गमित पूंजी में से कंपनी द्वारा आवंटित किए गए अंशों में से जितने अंश अंशधारियों के पास कंपनी की चिट्ठा तिथि को है उनके अंकित मूल्य के बराबर की राशि अभिदत्त पूंजी या सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाती है। इसके बाद आती है याचित अथवा मांगी गई अंश पूंजी, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल सेक्शन 215 अभिदत्त अंश पूंजी का वह भाग जिसका भुगतान कंपनी द्वारा अपने सदस्यों से मांग लिया गया उसे मांगी गई अंश पूंजी कहते हैं। यदि मांगी गई समस्त राशि का अंशधारियों द्वारा भुगतान कर दिया गया है तो मांगी गई पूंजी प्रदत्त पूंजी समान हो जाती है। लेकिन यदि मांगी गई राशि कुछ अंशधारियों ने अभी तक नहीं चुकाया तो अंशधारियों द्वारा नहीं चुकाई गई बकाया मांग राशि कॉल्स इन एरियर कहते हैं और मांगी गई राशि उसमें से घटा देंगे तो पेड अप कैपिटल ज्ञात होती है। क्लियर। अब बात करते हैं आप पेड अप प्रदत्त अंश पूंजी अथवा चुकता अंश पूंजी। पेड अप कैपिटल किसे कहेंगे? कंपनी द्वारा निर्मित अंशों में से उनके संबंध में कंपनी द्वारा मांगी गई अंश पूंजी की राशि में से जितनी राशि प्राप्त अथवा प्राप्त हुई समझी गई है तथा उस राशि को अंश पूंजी खाते में क्रेडिट कर दिया गया है तो उस राशि को प्रदत्त अंश पूंजी कहते हैं। ये अपने जो पूंजी के प्रकार थे वो मैंने आपको बताए हैं और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा आपको अंश पूंजी को चिट्ठे में किस प्रकार से सेट करते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं और कुछ पूंजी के भाग। और इससे अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैलेंस शीट किस प्रकार से बनाई जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।